नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, आज मैं किसी कानून की जानकारी नहीं दूंगा, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण केस डिस्कस करूंगा आपके साथ। और हालांकि आप में से कई लोग इस केस के बारे में जानते होंगे, और ये बहुत महत्वपूर्ण केस भी है। और ये केस ये बताता है कि हमारी कानून व्यवस्था एक्चुअली में क्या है, किस तरह की है हमारी कानून व्यवस्था, और ये कितनी खतरनाक है। हम इस देश में रहते तो हैं, मगर हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का क्या लेवल है, ये बड़ी शर्म की बात है। लेकिन जिनको शर्म आनी चाहिए वो बेशर्म बनकर बैठे हुए हैं। मैं चर्चा करूँगा 1987 में घटी एक घटना की, जो कलकत्ता में घटी थी। और उस घटना के कारण एक निर्दोष व्यक्ति को फांसी की सज़ा हुई, और उस फांसी को 21वीं सदी की पहली फांसी कहा जाता है। और उस व्यक्ति को बलात्कार और हत्या के जुर्म में फांसी दी गई थी, जो कि निर्दोष था। आपने सुना होगा कि निर्दोष व्यक्ति जेल जाता है, बिल्कुल जाता है, लेकिन हमारे यहाँ तो निर्दोष व्यक्ति को फांसी तक हो जाती है। ये मामला है दोस्तों कलकत्ता का धनंजय चटर्जी नामक व्यक्ति का। आप में से कई लोगों ने इस केस के बारे में सुना होगा, कई ने पढ़ा भी होगा। कहानी कुछ ये रहती है दोस्तों कि आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि इस वीडियो को देखने के बाद इसकी चर्चा अपने आसपास लोगों से ज़रूर करें, ताकि थोड़ी बहुत जागरूकता तो फैलेगी। तो कहानी ये है कि 1987 में धनंजय चटर्जी एक कलकत्ता में एक बिल्डिंग का चौकीदार हुआ करता था। उस बिल्डिंग में हेतल पारेख नाम की एक लड़की रहा करती थी, अपने परिवार के साथ, अपने भाई और मम्मी पापा के साथ। वो उस समय स्कूल में पढ़ाई करती थी। गोल्ड स्मिथ कॉन्वेंट स्कूल करके कोई स्कूल था कलकत्ता में, उसमें वो पढ़ती थी। पर फिर क्या हुआ कि एक दिन की बात है, हेतल जो थी वो अपने स्कूल से एग्ज़ाम देकर घर आई। और जब वो घर आई तो दोपहर में अपने जो उसका फ्लैट था वहाँ चली गई। फ्लैट में उस समय उसकी मम्मी थी और वो खुद थी। उसकी मम्मी ने कहा कि मुझे मंदिर जाना है, तो उसकी मम्मी, दोपहर का समय था, मंदिर जाने के लिए घर से निकल गई। और उसके बाद जब वो वापस आती है तो दरवाज़ा अंदर से बंद रहता है, और वो 3rd फ्लोर में रहती थी, और दरवाज़ा अंदर से बंद रहता है। वो कई बार नॉक करती है, हेतल दरवाज़ा खोल, दरवाज़ा खोल, तो कोई खोलता ही नहीं है। कॉलोनी के लोगों को बुलाया जाता है, दरवाजे को तोड़ा जाता है, तो अंदर हेतल की लाश पड़ी मिलती है। ऐसा एक केस हो गया। उसके बाद पुलिस वगैरह बुलाई जाती है, पोस्टमार्टम वगैरह होता है, और हत्या का शक धनंजय चटर्जी पर होता है पुलिस को। या फिर ये कहें कि हमारे देश में गरीब व्यक्ति को फंसाया जाता है। कोई गरीब है तो बहुत बड़ा गुनाह है कि वो भारत में पैदा हुआ है। तो धनंजय चटर्जी को उस अपार्टमेंट में, अब जो भी उस अपार्टमेंट का कोई मालिक रहा होगा, कोई भी रहा होगा, धनंजय चटर्जी पर सारे आरोप मढ़ दिए जाते हैं। और पुलिस धनंजय चटर्जी को उसके ही गांव से गिरफ्तार करती है। अब सवाल ये होता है कि वो गांव कैसे पहुंच गया। उसके भाई का जनेऊ संस्कार था, यज्ञोपवीत संस्कार, इसलिए वो गांव गया था। और दूसरी बात, वो उस अपार्टमेंट से नौकरी छोड़ने वाला था, क्योंकि वहाँ के कुछ लोगों से उसकी बनती नहीं थी। उस अपार्टमेंट में कुछ और भी चौकीदार थे, उनमें और धनंजय में भी थोड़ा विवाद रहता था। और उस अपार्टमेंट के कुछ चौकीदारों की धनंजय ने अपने बॉस से शिकायत भी करी थी, क्योंकि जो कंपनी सिक्योरिटी गार्ड मुहैया कराती है, तो उसी कंपनी के 2-3-4 सिक्योरिटी गार्ड उस अपार्टमेंट में थे। तो धनंजय ने 1-2 की शिकायत भी करी थी अपने बॉस से कि सर ये लोग अच्छे नहीं हैं। और बाद में उसने ये कहा था कि आप मुझे कहीं और शिफ्ट कर दो, क्योंकि ये लोग अच्छे नहीं हैं।
तो इनसे मेरा विवाद ना हो इसलिए मुझे कहीं और शिफ्ट कर दो। तो उसको ऐसा कहा भी गया था कि ठीक है, तुमको कहीं और शिफ्ट कर देंगे। तो पुलिस ने धनंजय चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया, उस पर ट्रायल चलाया गया, सुप्रीम कोर्ट तक ये केस गया। नीचे की अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई, हाई कोर्ट ने उस सज़ा को बरकरार रखा और सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। सन 2004 में 14 अगस्त 2004 को धनंजय चटर्जी को फांसी दे दी गई और धनंजय चटर्जी की उस समय उम्र 39 साल थी और जिस दिन फांसी दी गई उस दिन उसका जन्मदिन भी था इत्तेफाक से। तो ये एक घटना घटी थी दोस्तों, लेकिन हैरानी की बात यह है दोस्तों कि इस घटना में कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। इस घटना में रेप के आरोप भी थे, लेकिन कोई मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ जिससे ये साबित हो सके धनंजय ने रेप किया है। ना ही कोई डीएनए टेस्ट करवाया गया जिससे कि ये साबित हो सके कि धनंजय ने रेप किया है। इसमें सबसे शॉकिंग जो चीज़ थी वो ये थी कि दरवाज़ा अंदर से लगा हुआ था और हेतल मरी पड़ी हुई थी। तो सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई मार के दरवाज़ा अंदर से लगा दे? ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। कोई फ्लैट का मेन डोर होता है तो वो अंदर से कैसे लगा सकता है कोई? ये पॉसिबल ही नहीं है कोई अंदर से लगा दे। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी वो ये आई थी कि हेतल जो थी, जो जिसकी डेथ हो गई थी, उसको जिसने भी मारा उससे उसकी हाथापाई हुई थी। मतलब हेतल ने एक तरह से खुद को बचाने की कोशिश की थी, उसके बाद मरी थी वो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि उसकी लाश अंदर है और उसका जो मेन गेट है फ्लैट का वो अंदर से लगा हुआ है। अब आप किसी के फ्लैट में जाते तो दरवाज़ा खटखटाते हैं, वो गेट खोलते तभी आप एंट्री करते हैं, अंदर लाश पड़ी, दरवाज़ा अंदर से लगा हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब साफ है कि जिसने मारा है वो किसी दूसरे रास्ते से फ्लैट में घुसा था और धनंजय चटर्जी उस दिन उस फ्लैट में था, मतलब उस अपार्टमेंट में था वो। लेकिन अगर वो हत्या करता तो उसके खुद के कपड़े खून से सने हुए रहते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि पूरे घर में खून ही खून पड़ा था। मैं किसी को मारने जा रहा हूँ तो और पूरे घर में खून ही खून है, लेकिन मेरे शरीर में कोई खून नहीं है, मेरे कपड़ों में एक दाग तक नहीं। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। हेतल के शरीर में किसी अन्य शख्स के खून के निशान भी मिले थे, मगर वो खून के निशान धनंजय चटर्जी के नहीं थे। कुल मिलाकर एक बेकसूर इंसान को फंसा दिया गया था और फिर उसको फांसी दे दी गई। फांसी में भी बड़ा गजब का वाकया हुआ। फांसी देते वक्त तक धनंजय चटर्जी कह रहा था कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने कोई क्राइम नहीं किया, मैंने किसी की हत्या नहीं की। मरते दम तक, जब तक उसको फांसी का फंदा गले में डाला गया तब तक उसने इस बात को कहा था कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। धनंजय ने कभी भी अपना जुर्म कबूल नहीं किया। और उससे भी हैरान करने वाली बात कि जब धनंजय को जिस जल्लाद ने फांसी दी वो फांसी देने के बाद बेहोश हो गया था। होश में आने के बाद जल्लाद ने कहा कि मुझे लगता है कि मैंने बेकसूर इंसान को फांसी दे दी। धनंजय चटर्जी को बचाने के लिए उसकी वाइफ और उसके माता पिता कई बार धरने पर बैठे, मगर कोई इनकी सुध लेने वाला नहीं था। तो दोस्तों ये जो घटना घटी हमारे देश में, ये बड़ी विचित्र घटना थी। मतलब बेगुनाह को आप फांसी दे देते हैं। और एक और चीज़, हमारे यहाँ कोई हॉस्पिटल, कोई स्कूल, कोई बिल्डिंग, यहाँ कोई क्राइम होता है तो यहाँ कोई गरीब व्यक्ति को ही फंसाया जाता है कि चौकीदार होगा, ड्राइवर होगा, माली होगा, ऐसा ही होता है ना। धनंजय को फांसी देने के बाद कई वकीलों ने इस फांसी का विरोध किया था क्योंकि कोई पुख्ता सबूत उसके खिलाफ नहीं थे, मनगढ़ंत सबूत थे, उनके बेस पर फांसी हुई। फांसी के बाद कुछ वकीलों ने पूरी केस स्टडी की। केस स्टडी में वकीलों ने पाया कि ये केस कहीं ना कहीं वो बेकसूर था, वो कसूरवार था ही नहीं, उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया।
इसके बाद एक फिल्म बनाई गई धनंजय चटर्जी पर, उस फिल्म को आप देख सकते हैं, राइट टू लीव इस फिल्म का नाम है। यूट्यूब में ये फिल्म अवेलेबल है। उस फिल्म में भी दिखाया गया है किस तरीके से एक बेकसूर व्यक्ति को फांसी पर लटकाया गया। ये भारत की सबसे विवादित फांसी है। और महत्वपूर्ण बात यह कि एक व्यक्ति जिसने वो क्राइम किया ही नहीं है उसको आप फांसी पर चढ़ा देते हैं और कोई इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि भारत में फांसी की सज़ा के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इसका कारण ये है कि भारत में जुडिशरी और पुलिस में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार है। आपकी जज भी ईमानदार नहीं है, खैर वो तो आप लोगों को पता होगा, आप लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हो। और पुलिस कितनी ईमानदार ये बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हम कितने खतरनाक देश में रहते हैं दोस्तों। आप जरा सोचिए कि किसी के घर में किसी के बच्चे को जो बेकसूर उसको फांसी में लटका दिया जाए, तो ये मतलब कितना विभत्स है ये। और जिन जजों ने फैसले दिए उनको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। और हैरान करने वाली बात ये भी है कि वो एक पुरुष की जात था इसलिए उसको फांसी दे देगी, क्योंकि हमारे यहाँ महिला को फांसी देते ही नहीं है। कानून में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन भेदभाव करना तो भारतीय न्यायपालिका के डीएनए में है मुझे लगता है। जबकि धनंजय चटर्जी तो खैर वो बेकसूर था, नो डाउट इसमें। आज भी कई मानवाधिकार संगठन खुलकर कहते हैं कि वो बेकसूर था, कई एडवोकेट्स कहते हैं, इवन कुछ पुलिस वाले भी कहते हैं। जिसने फांसी में लटकाया उसके मुंह से भी कुछ यही निकला था, वो गरीब था तो इसलिए उसको फांसी हो गई। किसी अमीर को फांसी आज तक नहीं दी गई। और इससे भी खतरनाक केस भारत में हुए हैं महिलाओं द्वारा, मगर उनको फांसी पर लटकाया नहीं गया। ये भी बड़ी हैरानी की बात है। भारत दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में सबसे जघन्य क्राइम औरतों ने करे हैं, मर्दों ने नहीं करे। आपका दिल्ली निर्भया गैंग रेप तो कुछ है ही नहीं, औरतों ने ऐसे ऐसे क्राइम को अंजाम दिया है दोस्तों। कभी इसकी चर्चा नहीं होती है हमारे देश में, क्योंकि पहले हम देवी की पूजा करते थे, अब राक्षसी की पूजा करते हैं। इंडिया का सबसे खतरनाक जो क्राइम है ये 96 में सामने आया था। इसमें महाराष्ट्र कोल्हापुर से 3 औरतें गिरफ्तार हुई थी, जिसमें एक महिला बूढ़ी थी और 2 उसकी बेटियां थीं। एक का नाम था सीमा गवित और दूसरी का रेणुका शिंदे, और उनकी एक माँ थी। इन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इन औरतों ने 43 मासूम बच्चों की बड़ी बेरहमी से हत्या करी थी। और जिन बच्चों की हत्या इन औरतों ने करी थी उसमें कोई बच्चा 1 महीने का था, कोई 4 दिन का था, कोई 2 महीने का था, कोई 1 साल का था। कुल 43 बच्चों को इन औरतों ने मारा था। ये बच्चे किडनैप कर लेते थे, छोटे छोटे बच्चे जो दूध पीना भी ठीक से नहीं सीख पाते, 2 महीने का, 4 दिन का, और उनकी आड़ में भीख मांगती थी। बाद में उन बच्चों को ये औरतें मार डालती थी, किसी को पटक के मार दिया, किसी को पानी में डुबा के मार दिया। 96 में इनको गिरफ्तार किया गया था दोस्तों। इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई, मगर इनको फांसी पर लटकाया नहीं गया। अब बताइए। और पिछले साल ही इनकी फांसी माफ़ कर दी गई मुंबई हाई कोर्ट द्वारा। मतलब इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई, फिर हाई कोर्ट ने फांसी की सज़ा बरकरार रखी, सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इनकी दया याचिका खारिज कर दी। मतलब राष्ट्रपति ने भी कहा कि फांसी होनी चाहिए। उसके बावजूद पता नहीं क्या गणित खेला गया कि मुंबई हाई कोर्ट ने फांसी की सज़ा को उम्र कैद में कन्वर्ट कर दिया। अब कानून व्यवस्था देखो दोस्तों आप। अब कोई ये मत कहना कि आपको कानून की समझ नहीं है, कानून की समझ हमें है। यहाँ तो जुडिशरी और प्रशासन मिलकर आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। निर्भया गैंग रेप में तो आपने फटाफट फांसी दिलवा दी, इस केस में फांसी क्यों नहीं दिलवाई? 43 मासूम बच्चों की हत्या किसको कहता है? अगर एक बच्चे की भी हत्या कोई कर दे, जो छोटा हो, 2 महीने का हो, 2 दिन का हो, आप सोचिए कैसा लगेगा। 43 मासूम बच्चों को मारा था इन्होंने, मगर इनको फांसी नहीं दी गई। तो हमारे यहाँ फांसी का भी जेंडर होता है, मतलब फांसी एक पर एक पुरुष ही चढ़ेगा, महिला चढ़े नहीं सकती। आप जरा देखिए कि किस मुंह से हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश महोदय ये कहते हैं कि हमारा संविधान सबको समान मानता है और जुडिशरी भेदभाव नहीं करती है। अरे जनाब, क्यों झूठ बोलते हो? सबको पता है क्या औकात है आप लोगों की, सब जानते हैं।
बस ये है कि कोई खुलकर बोल नहीं पाता, क्योंकि लोग न्यायपालिका का सम्मान नहीं करते, लोग न्यायपालिका से डरते हैं। सम्मान कोई नहीं करता, व्यक्ति खुल के बोलना चाहता, मैं बोल नहीं पाता, वो सोचता है कि मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाएगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। प्रॉब्लम ये हमारे साथ तानाशाही चल रही है जुडिशरी की। तो इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही मेरा मोटिव है कि लोग थोड़े जागरूक बने और कानून और न्यायपालिका के भरोसे मत बैठिए, वरना लाइफ बर्बाद हो जाएगी। कोई और धनंजय चटर्जी पैदा हो जाएगा और मर भी जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो कोई आपके बच्चे को कोई महिला किडनैप करके मार देगी तो उसको फांसी भी नहीं होना है, क्योंकि हमारा कानून लिंग देखता है सजा देने में। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां महिलाओं को फांसी से सुनाई गई, उनकी दया याचिका को खारिज किया गया, उसके बावजूद उनको लटकाया नहीं गया। और कोई पुरुष कुछ करता उसके तो पुरुष बेकसूर हो तब भी उसको फांसी हो जाती है। तो बहुत ख़राब हालत है। एक अमेरिका के बहुत फेमस न्यायशास्त्री जूरिस्प्रूडेंस हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि इफ़ यू वांट पीपल शुड रिस्पेक्ट द लॉ देन फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द लॉ रिस्पेक्टेबल। अगर आप चाहते हैं कि लोग कानून का सम्मान करें तो पहले आप सम्मान योग्य कानून लेकर आओ, उसके बाद सम्मान करेंगे। अब मुझे कोई बताए कि धनंजय चटर्जी की वाइफ या उनकी फैमिली जो अभी जिंदा है, क्या वो संविधान का सम्मान करेगी? क्या वो जुडिशरी का सम्मान करेगी? क्या उन्हें सिस्टम पर विश्वास है? ये केस छोड़िए, 2017 में नोएडा के रेयान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में घटना घटी थी। एक बच्चे को जो कि 8 या 9 साल का था, किसी ने चाकू से उसका गला रेत दिया था। वहाँ भी क्या यही चीज़ देखने को मिली। उसमें क्या हुआ कि उस स्कूल के ड्राइवर को उठा लिया पुलिस ने, जिसका नाम अशोक था, और उसको उठा के पुलिस ने 2 महीने इतना टॉर्चर किया भयंकर तरीके से, जल्लाद की तरह। बाद में मालूम पड़ा वो ड्राइवर बेकसूर है, लेकिन जो 2 महीने उसको गिरफ्तार करके टॉर्चर किया, उसको मारा पीटा, हाथ पांव तोड़ दिए उसका क्या? और क्या ऐसा कोई कानूनी प्रोविजन है कि आप हाथ पांव तोड़ दो किसी के? 2 महीने तक पुलिस ने उसका टॉर्चर किया। मतलब वहाँ भी उसको फंसाने की पूरी प्लानिंग कर ली गई थी कि ये सारे आरोप इस पर डाल दो। दोस्त उस ड्राइवर का ये था कि वो उस स्कूल का ड्राइवर था और वो गरीब था, बोले इसको ही फंसा दो। बाद में मालूम पड़ा कि उसी स्कूल के पढ़ने वाले किसी दूसरे बच्चे ने उस छोटे बच्चे की हत्या करी थी, और हत्या इसलिए करी थी ताकि पेरेंट टीचर मीटिंग का प्रोग्राम पोस्टपोन हो जाए। तो उस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने या इंडियन गवर्नमेंट ने पेरेंट टीचर मीटिंग को हमेशा के लिए बंद क्यों नहीं करवाया? आपकी पेरेंट टीचर मीटिंग के कारण बच्चे एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं। पहले तो नहीं होती थी पेरेंट टीचर मीटिंग स्कूलों में, स्कूल में तो व्यापार है इंडिया में। तो हमारे देश में क्या होता है, क्राइम कोई और करता है, बलि का बकरा किसी भोले भाले को बना ले जाता है, सारे आरोप उस पर मर दिए जाते हैं। हम सोचते भी नहीं कि उस पर क्यों मरा जा रहे हैं। अरे वो जो ड्राइवर था वो किसी बच्चे की हत्या क्यों करेगा यार तुम्हारे स्कूल में? धनंजय चटर्जी की किसी छोटी बच्ची का बलात्कार करके उसकी हत्या क्यों करेगा? और दरवाजा अंदर से लगा रहेगा। भारतीय न्यायपालिका में तर्क और लॉजिक के लिए कोई स्थान नहीं है। ये बात वो लोग अच्छे से समझते हैं जो अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। वहाँ तो इलॉजिकल चीज़ को लॉजिकल बनाने की कोशिश की जाती है, रस्सी को सांप साबित करने की कोशिश की जाती है। बहुत अफसोस की बात है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इस तरह केसेस आपके देश में हुए हैं, भविष्य में भी होंगे। तो हमारी बातों को आप जो भी सुन रहे हो जन जन तक पहुंचाएं, वीडियो शेयर करें, ताकि लोग समझ सकें कि हमारा जो सिस्टम है, जो पुलिस है, जो जुडिशरी, यहाँ अच्छे लोग नहीं बैठे हुए हैं, यहाँ काबिल लोग बैठे ही नहीं है जिसकी ज़रूरत यहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ नाकाबिल लोगों की एक भीड़ सी बैठी हुई है। और अगर हम चाहते कि हम इनसे मुक्त हों तो हम सबको जागरूक होना पड़ेगा अपने स्तर पर। कोई ज़रूरत नहीं है कि सब सड़क पर उतर जाए। अगर एक एक बंदा भी जागरूक हो गया तो सिस्टम चेंज हो जाएगा। सबसे बड़ी कमी जागरूकता की होती है। तो उम्मीद है कि जो हमने कुछ जानकारियाँ आपको दी या आपको समझ में आई होंगी। कई लोग शॉक भी हुए होंगे कि ऐसे ऐसे केस भारत में हो चुके हैं। मीडिया कभी चर्चा नहीं करता इन केसों की। मीडिया उन केसों की चर्चा करता है जहाँ उसको पैसा बढ़ता है। निर्भया गैंगरेप केस से मीडिया ने हजारों करोड़ कमाए हैं दोस्तों, आपको पता नहीं होगा।
तो दोस्तों तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। तब तक दोस्तों